न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनल और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। स्वागत है आपका शाम की खबरों में और अब शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। नागपुर में आज प्राइड कार्निवल और परेड का आयोजन हुआ। प्रेम और समानता का उत्सव। धोबी समाज के एसटी में शामिल करने की मांग पर संविधान चौक पर विशाल धरना। हिंदी अनिवार्यता के विरोध में शिवसेना ने जीआर की होली जलाई। और अब खबरें विस्तार के साथ। प्राइड कार्निवल और परेड में समावेशिता, समानता और प्रेम का उत्सव वीआर नागपुर में आयोजित किया गया। प्रेम, समावेशिता और समानता का सबसे रंगीन और अर्थपूर्ण उत्सव प्राइड कार्निवल और परेड आज शाम वीआर नागपुर के मेडिकल स्क्वायर में आयोजित होने जा रहा है। यह आयोजन LGBTQIA समुदाय की आवाज को बुलंद करने और उनके अधिकारों और गरिमा का सम्मान करने और समाज में पूर्ण स्वीकृति का संदेश देने के लिए समर्पित है। शाम 5 बजे से शुरू हो रहे इस कार्यक्रम में रंग बिरंगी प्राइड परेड, लाइव परफॉर्मेंस, डांस, थीम पर आधारित प्रस्तुतियां, फैशन वॉक और कई प्रेरणादायक क्षण शामिल होंगे। ये सिर्फ उत्सव नहीं बल्कि एक सशक्त सामाजिक संदेश भी है कि हम एक ऐसे समाज की ओर बढ़ रहे हैं जहां हर व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के स्वीकार किया जाए। कपूर इन्होंने ये प्रोग्राम आयोजन किया है और ये बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है। मिलेनियम बिजनेस अवार्ड्स ये इन लोगों को फेलिसिटेट करता है। जो हमारे जो सितारे जो आपको दिखते हैं वो चमकते हैं इसलिए क्योंकि उनका काम होता है। मेकअप आर्टिस्ट जो होते हैं, हेयर स्टाइलिस्ट जो होते हैं, तो ये खुद एक मशहूर बहुत ही फेमस मेकअप आर्टिस्ट है जो इंटरनेशनल आर्टिस्ट को भी उन्होंने मेकअप किया है। और मेरे साथ है जोया। Zoya has also been the Mrs. World winner. Mrs. Universe, sorry, I stand corrected. Mrs. Universe winner last year. उन्हीं के शो में आया था and today it is the face, the people behind the face, which is Megha Kapoor, who has organized this amazing beauty award, especially for all those makeup artists who go unnoticed, in so many ways. So this is to felicitate all those amazing hands and minds who have created such beautiful faces which we love. So thank you to all of them and that's what it is. के लिए क्या कहना चाहोगे? नागपुर के को आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे? क्या well, I would just say कि सिर्फ नागपुर नहीं पूरे भारत के औरतों को यही कहूँगा कि अपनी आर्थिक स्थिति की जिम्मेदारी आप खुद उठाओ ताकि वो रिस्पेक्ट जो है वो आप पर बना रहे। हमें बोला जाता है कि औरतों का काम है सिर्फ घर से संभालना, बट आई थिंक शी इज़ अ मल्टीटास्कर एंड आई थिंक दे कैन हैंडल। एंड ये ज़रूरी नहीं कि वो आप 9 to 5 जॉब करो। यू कुड बी अ मेकअप आर्टिस्ट, अपने मर्जी से भी काम कर सके। यू कैन, देयर आर मेनी सच फील्ड्स नाउ डेज जहाँ पे यू कैन वर्क अकॉर्डिंग टू योर टाइम एंड योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वॉट योर फैमिली नीड्स। सो आई थिंक द बैलेंसिंग एक्ट हो सकता है। एंड ऑफ कोर्स इफ़ यू हैव सपोर्टिंग हस्बैंड्स लाइक देयर्स जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया है, I think it can work. मेरे हस्बैंड ने भी exactly. So I just think it's great and with me standing the Dean of Symbiosis and Sir has been very gracious to allow us in this beautiful campus. नागपुर संतरों के लिए जाना जाता था, but I think it will be known also for this amazing campus for Symbiosis जो पुणे Symbiosis कई बार जा चुका हूँ, but I have to say this breaks all I think it breaks all the kind of norms that you think a campus should be. It's a stunning campus. So I think in so many ways the event was well organized and held very well. And to all the winners, all the very best. Done? सूरत इवेंट आज का जैसे कि मेघा कपूर मेरी बहुत अच्छी दोस्त, हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स हैं और कहते हैं कि औरत ही औरत को पुश करती है, औरत ही औरत को पुल करती है। तो ये बहुत मैटर करता है कि आपकी दोस्ती कैसी है। तो हमारी फ्रेंडशिप ऐसी है कि जब जैसे टेरेंस सर हमारे साथ सेकंड टाइम स्टेज शेयर कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम मेरे इवेंट में किया था, तो मेघा सेड कि मुझे इस बार टेरेंस सर को बुलाना है। इसे क्यों बुलाना है, एक बार तो मिल ली हो फिर क्या है। तो शी सेड नो, मुझे तो बुलाना ही है। तो आई सेड कि ओके विल कनेक्ट विद हिम और उनको बुलाते हैं, देखते हैं क्योंकि मुझे लगता है कि ये ऐसा इवेंट किसी मेकअप इंडस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुआ है, इतने बड़े सेलिब्रिटी को यहाँ पे बुलाना। बिकॉज नागपुर इज़ अ वेरी स्मॉल प्लेस, मतलब हम बाहर जाते तो लोग भी ये कहते हैं कि स्मॉल इज़ नागपुर इज़ अ वेरी स्मॉल प्लेस। तो यस हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। केंद्रीय सिटी है। यस दिस इज द सेंटर, दिस इज द सेंटर। तो ये हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है कि आज टेरेंस सर ने आज हमारे साथ स्टेज शेयर किया है, हमने उनके साथ स्टेज शेयर किया है और बहुत अच्छा लग रहा है नागपुर में इनके लिए इतना प्यार देख के। आप नया कास्ट क्या लेकर आ रही हैं? बड़ा
सो मेरा अपनी मिसेस इंडिया सुप्रा नेशनल, मिसेस सुप्रा नेशनल एंड मिसेस महाराष्ट्र हमारा 3rd सीज़न आ रहा है और हम इसे गोवा में बहुत ही बड़े प्लेटफॉर्म पे करने जा रहे हैं और बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के साथ में हमने अभी तक बहुत सारे शोज़ किए हैं और हम चाहते हैं कि टेरिन सर 3rd सीज़न में भी हमारे साथ रहे और साथ में हम चाहते हैं मलाइका अरोरा को हम बुलाने वाले हैं। तो ये बहुत ही ग्रैंड इवेंट होने वाला है बिकॉज मलाइका अरोरा मेरी दोस्त को बहुत पसंद है, इसीलिए मैं मलाइका अरोरा को बुलाना चाहती हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ हर ओनली। और सो या डेफिनेटली हम बहुत बड़ा बूम करने वाले हैं और मैं चाहती हूँ जिसको भी इवेंट देखना है वो गोवा में आ सकते हैं। You have had a very tough time judging this beautiful contest, जहाँ पर एक से बढ़कर एक खूबसूरती हमें देखने को मिल रही है। So with again on the stage, Terence जी पहुँच। I know the audience is very excited। ये आपको देखकर बाकी सब कुछ भूल जाते हैं, सिर्फ टकटकी लगाकर निहारते रहते हैं। Well, क्या आपको मिलने वाला है, किस तरह से आज का ये समा आपके लिए यादगार होने वाला है अंगापन। और ये मैं माइक देने जा रही हूँ, हवाले कर रही हूँ मेघा जी के और मेघा जी आपको बताएंगी कि 4th सारी चीजें आ रही हैं। मैं लेकर जा रहा हूँ। Guys, ready? Contestant number 14, the makeup artist. Contestant number 14, the makeup artist. The makeup artist of contestant number 1 for 14. Wow. Number 14, number 14. Number 14, contestant number 14. Contestant number 23. 3, she's contestant number 2323. Requesting Khadiji and Malaji to join us on the stage. And for the next prize, requesting Arti Jewelers and Rashid to join us on the stage. The makeup artist 24 and requesting Arti Jewelers and Rashid to join us on the stage for celebration of the winners of the night. Rashid ji Budrani, Dev ji and Kuku ji Patle, Chanu ji, Naveen ji Rana, Pooja ji to come up to the stage, Mrs. and Mr. Amesa to join us on the stage, Pradeep ji Marotkar to join us, Mrs. Ramani and yes, Vigo, Team Vigo. All of you together for felicitating the winners. The round for the winner, please.
Millennium Beauty and Business Award Show Season 3, presented to you by Mrs. Megha Kapoor. Amazing. Of 4 grams, जी हाँ 4 ग्राम सोना होता है। मेरी जिनका नाम वो प्लीज मुझे आप सूचित करें। And now it's time for a quick group picture of the team IBS with Terence जी। Team IBS with Terence जी। थोड़ा सा डिसिप्लिन का परिचय देते हुए अपना फोटो खिंचा पाए। You have had a very tough time judging this beautiful contest, जहाँ पर एक से बढ़कर एक खूबसूरती हमें देखने को मिल रही है। So with again on the stage, Terence जी पहुँच। I know Terence is very excited. ये आपको देखकर बाकी सब कुछ भूल जाते हैं, सिर्फ टकटकी लगाकर निहारते रहते हैं। Well, क्या आपको मिलने वाला है, किस तरह से आज का ये समय आपके लिए यादगार होने वाला है अम्मापन। और ये मैं माइक देने जा रही हूँ, हवाले कर रही हूँ मेघा जी के। और मेघा जी आपको बताएंगी कि 4th सारी चीजें आ गई हैं। मैं लेकर जा रहा हूँ। Guys, ready? Contestant number 14, the makeup artist. Contestant number 14, the makeup artist. The makeup artist of contestant number 1 for 14. Wow. Number 14, number 14. Number 14, contestant number 14. Contestant number 23. 3, she's contestant number 2323. Requesting Khadiji and Malaji to join us on the stage. And for the next prize, requesting Aarti Jewelers and Rashid to join us on the stage. The makeup artist 24 and requesting Aarti Jewelers and Rashid to join us on the stage for celebration of the winners of the night.
गुजरानी, देव जी खुशबू जी पटले, शानू जी, नवेद जी राणा, पूजा जी come up to the stage, Mrs. and Mr. Amnesar to join us on the stage, Pradeep ji Marotkar to join us, Mrs. Ramani and yes, Leo, Team Leo. All of you together for felicitating the winners. The crown for the winner, please. The crowning, history making, in Centralia as the Millennium Beauty and Business Award Show Season 3, presented to you by Mrs. Megha Kapoor. Amazing. Of 4 grams, जी हाँ 4 ग्राम सोना मिलता है। मेरी जिनका आज नाम वो प्लीज मुझे आप सूचित करें। And now it's time for a quick group picture of the team IDS with Terence जी। Team IDS with Terence जी। थोड़ा सा डिसिप्लिन का परिचय देते हुए अपना फोटो खिंचा पाए। You have had a very tough time judging this beautiful contest, जहाँ पर एक से बढ़कर एक खूबसूरती हमें देखने को मिल रही है। So with again on the stage, Terence जी पहुँच। I know the audience is very excited. ये आपको देखकर बाकी सब कुछ भूल जाते हैं, सिर्फ टकटकी लगाकर निहारते रहते हैं। Well, क्या क्या आपको मिलने वाला है, किस तरह से आज का ये समय आपके लिए यादगार होने वाला है अम्मापन। और ये मैं माइक देने जा रही हूँ, हवाले कर रही हूँ मेघा जी के। और मेघा जी आपको बताएंगी कि 4th सारी चीजें आ रही हैं। मैं लेकर जा रहा हूँ। Guys, ready? Contestant number 14, the makeup artist. Contestant number 14, the makeup artist. The makeup artist on contestant number 1 for 14. Wow. Number 14, number 14. Number 14, contestant number 14. और
23. She's contestant number 2323. Requesting Khadiji and Malaji to be join us on the stage. And for the next prize, requesting Arti Jewelers and Rashid to join us on the stage. The Vedic Army is 24. And requesting Arti Jewelers and Rashid to join us on the stage for celebration of the winners of the night. राशि जी बुधरानी, देव जी and खुशबू जी पटले, शानू जी, नवेद जी राणा, पूजा जी come up to the stage, Mrs. and Mr. Amnesar to join us on the stage, Pradeep ji Marotkar to join us, Mrs. Ramani and yes, Vivo, Team Vivo. All of you together for felicitating the winners. The crown for the winner, please. The crowning, history making, in St. Malaysia at the Millennium Beauty and Business Award Show Season 3, presented to you by Mrs. Megha Kapoor. Amazing. Of 4 grams, जी हाँ 4 ग्राम सोना होता है। Anybody जिनका नाम वो प्लीज मुझे आप सूचित करें। Now it's time for a quick group picture of the team IBS with Terence जी। Team IBS with Terence जी। थोड़ा सा डिसिप्लिन का परिचय देते हुए अपना फोटो खिंचा पाए। और अब अगली खबर, धोबी समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग को लेकर संविधान चौक नागपुर में विशाल धरना आंदोलन। महाराष्ट्र राज्य धोबी समाज क्रांति विकास मंच के आह्वान पर नागपुर के संविधान चौक पर एक विशाल धरना आंदोलन आयोजित किया गया। इस आंदोलन में राज्य भर से हजारों की संख्या में धोबी समाज के कार्यकर्ता, युवा, महिलाएं और वरिष्ठ जन एकत्र हुए और अपनी एकता और हक की आवाज बुलंद की। यह आंदोलन केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और राज्य की देवेंद्र फडणवीस सरकार के खिलाफ अनुसूचित जाति में धोबी समाज को शामिल करने की मांग को लेकर किया गया। मंच ने आरोप लगाया कि 4 सितंबर 2019 को राज्य सरकार ने दशरथ भांडी समिति की रिपोर्ट को मंजूरी देकर केंद्र को भेजा था, जिसमें धोबी समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करने की सिफारिश की गई। अनिल शिंदे, राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष नॅशनल धोबी महासंघ, 2012 मध्ये आपल्या राज्याचे लाडके मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब आमच्या धोबी समाजाच्या मोर्चाला नागपूर अधिवेशनामध्ये सामोरे येऊन त्यांनी जे भाषण केलं होतं त्याची व्हिडिओ क्लिप आजही माझ्याकडे आहे। त्यांनी सांगितलं की हाऊसमध्ये मी तत्कालीन सामाजिक न्याय मंत्री चंद्रकांतजी हंडोरे यांना 20 मिनिटं या प्रश्नावर उत्तर विचारलं होतं की या राज्यातला धोबी समाज शैक्षणिकदृष्ट्या, सामाजिकदृष्ट्या, आर्थिकदृष्ट्या मागासलेला आहे, हा अस्पृश्यतेचे निकष पूर्ण करतो असा भांड समितीचा रिपोर्ट 2002 मध्ये आल्यावर आजपर्यंत या समाजाला याचा आरक्षण, संविधानिक आरक्षण हक्क का दिला गेला नाही। आणि हे बोलणारे देवेंद्र फडणवीस साहेब आमच्या मोर्चाला उद्देशून म्हणतात की हे सरकार तुम्हाला नुसतं मूर्ख बनवते आहेत,
तुम्हाला तुमच्या हक्काचं आरक्षण हे सरकार देणार नाही, परंतु ज्या दिवशी आम्ही सत्य देऊ, निश्चित तुमच्यावर झालेला अन्याय जो भांडे कमिटीच्या रिपोर्टमध्ये सिद्ध झालेला आहे त्यानुसार आम्ही तुम्हाला न्याय देऊ. आतापर्यंत CM साहेब 2014पासून 3 वेळा मुख्यमंत्री बनलेत. आम्ही त्यांच्यासोबत 9 मिटिंगा केल्यात. ही फाईल त्यांनी केंद्राला पाठवली आणि केंद्र आणि सरकार गेल्या 6 वर्षापासून आमची दिशाभूल करीत आहे. राज्याचे अधिकारी चुकीचा रिपोर्ट केंद्राला पाठवतात, केंद्र तो रिपोर्ट राज्य सरकारला वापस पाठवते. आम्हाला 2019मध्ये ज्या पद्धतीनं भांडे समितीचा रिपोर्ट राज्य शासनाने स्वीकारला त्याच्या 3ऱ्या फाइंडिंगमध्ये स्पष्ट लिहिलेलं आहे की या राज्यातल्या धोबी समाजाला त्याचं पूर्ववत आरक्षण दिलं पाहिजे. त्याला काढताना ही चूक केलेली आहे आणि आर्टिकल 341चा हा भंग आहे. SCचा आर्टिकल 341 आहे. त्याप्रमाणे कोणत्याही जातीला SCच्या प्रवर्गात टाकणे किंवा काढणे ही प्रक्रिया संसदच्या अमेंडमेंटशिवाय होऊ शकत नाही. या राज्यातला 1960पर्यंत भंडारा आणि बुलढाणा जिल्ह्यातला SCमध्ये असणारा धोबी समाज ज्याचे आजही कास्ट सर्टिफिकेट आमच्याकडे आहेत, भांडे कमिटीत आहेत, यांना काढताना आर्टिकल 341चा भंग केलेला आहे हे सिद्ध झालं. हा हक्क आता मुख्यमंत्र्यांनी आम्हाला द्यावा एवढे मुख्यमंत्र्याला विनंती. जिल्हा परिषद चुनाव येईल का? आम्ही या राज्याच्या या देशात ज्या पद्धतीनं आम्ही 18 राज्यामध्ये SC आहोत, या राज्याच्या 288 मतदारसंघात आम्ही प्रत्येक मतदारसंघात 10,000, 15,000, 20,000 संख्येनं आहोत. जर हे शासन आम्हाला आमचा संविधानिक हक्क देत नसेल तर निश्चित आम्ही आता या सरकारला धोबी पछाड दिल्याशिवाय राहणार नाही. एखादा आमदार असेल, एखादा जिल्हा परिषद सदस्य असेल, पंचायत समिती सदस्य असेल, 500 मतानं, 200 मतानं, 400 मतानं निवडून येते. आम्ही हजारोच्या संख्येनं प्रत्येक मतदारसंघात आहोत. आम्हाला शासनाने अंडर इस्टिमेट करू नये. आम्ही या राज्यातल्या धनगराप्रमाणे, मराठ्याप्रमाणे, मुस्लिमाप्रमाणे आरक्षण मागत नाही. भांडे कमिटीच्या रिपोर्टमध्ये जे सिद्ध झालं, जी कमिटी राज्यपालांनी बसवली होती 2001मध्ये, त्या कमिटीच्या रिपोर्टमध्ये हे सिद्ध झालं की आमच्यावर इनजस्टिस झालेला आहे. म्हणून आम्ही आरक्षण मागत नाही आणि महाराष्ट्रातला धोबी हे म्हणत नाही. ज्या राज्यपालांना समिती गठीत केली त्या भांडे कमिटीच्या रिपोर्टमध्ये हे सिद्ध झालेलं आहे. परिचय, मैं महाराष्ट्र राज्य धोबी समाज क्रांति विकास मंच का राज्य अध्यक्ष माननीय शेखर कन्नौजिया हूँ और हमारा ये आंदोलन 60 से जब से महाराष्ट्र सरकार की निर्मित हुई और उस समय हमको जो आरक्षण मिलता था बुल्ढाना और भंडारा को सरकार ने ख़त्म कर दिया, तब से हम सतत लड़ते आ रहे आज तक. मगर महाराष्ट्र की और केंद्र की सरकार धोबी समाज को गुमराह करके मूर्ख बनाने का काम कर रही है. जबकि 4 सितंबर 2019 को भांडे समिति जो महाराष्ट्र सरकार ने बनाई थी, उसने संपूर्ण महाराष्ट्र का दौरा कर महाराष्ट्र सरकार को रिपोर्ट्स दी कि धोबी समाज राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक सभी निष्ठों में बैठता है. उसके बाद भी ये सरकार इधर से उधर, उधर से उधर जो है आलम टाली कर रही है और जो हक और अधिकार धोबी समाज को मिलना चाहिए वो सरकार दे नहीं रही है. अब सरकार के विरोध में धोबी समाज का धीरज ख़त्म होते जा रहा है और इसीलिए हम महाराष्ट्र और केंद्र सरकार से कहना चाहते हैं कि हमारी धोबी समाज के एकता की परीक्षा इस सरकारों ने नहीं लेना चाहिए. नहीं तो हमारा धोबी समाज रोड पर आए बगैर नहीं रहेगा. रास्ता रोको आंदोलन या जिस भी तरह का आंदोलन हम कर सकते हैं केंद्र और राज्य सरकार के विरोध में हम करेंगे. जय महाराष्ट्र. वाले विभागीय अध्यक्ष नागपुर विभाग, निष्काम कर्मयोगी संत गाडगे महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम. महाराष्ट्र शासन से हम भीख नहीं मांग रहे. हमारी पूर्ववत मिल रही जो हमारे भंडारा बुल्ढाना ज़िले में जो सहूलत मिलती थी वो हम मांग रहे हैं. 1960 से जो हमारी सहूलत बंद की है वो क्यों बंद की है, इसके लिए हम महाराष्ट्र शासन को बारंबार जो बता रहे हैं, उनको निवेदन दे रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र शासन के पास और केंद्र के पास उसका जवाब नहीं है. इसलिए ये बार आंदोलन कर रहे हैं. जो सोई हुई सरकार है उसको जगाने का काम हम कर रहे हैं. अतः अगर ऐसा ये सरकार नहीं करेंगी तो इसके आगे इसका नतीजा जो वो होगा वो भारत सरकार के ऊपर होगा. उसी प्रकार संत गाडगे महाराज स्वच्छता अभियान ये इधर मनाया गया था, लेकिन वो वहाँ पे भारत सरकार स्वच्छता अभियान मनाया जा रहा, वो भी बहुत गलत है. हम इस वजह से भारत सरकार को, महाराष्ट्र शासन को ये निवेदन देते हैं कि इस गाडगे महाराज स्वच्छता अभियान का आप नामकरण करें और भारत सरकार स्वच्छ अभियान को ख़त्म करे. उसी प्रकार संत गाडगे महाराज को भारत रत्न पुरस्कार मिलना चाहिए. आज तक ऐसे कोई संत हुए नहीं, ना होगे नहीं.
इसलिए संत गाडगे महाराज को भारत रत्न पुरस्कार मिलना चाहिए। हम दिल्ली में आने वाले अक्टूबर माह में सभी धोबी समाज, पूरे भारत के धोबी समाज को जोड़कर बहुत बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। इसीलिए हम भारत सरकार को और केंद्र सरकार को चेतावनी देते हैं कि जल्दी से जल्दी संत गाडगे महाराज को भारत रत्न पुरस्कार दिया जाए। आरक्षण आमच्या हक्काचं नाही कुणाच्या बापाच्या, आरक्षण आमच्या हक्काचं नाही कुणाच्या बापाच्या, असा कसा देत नाही घेतल्याशिवाय राहत नाही, असा कसा देत नाही घेतल्याशिवाय राहत नाही। धोबी समाज आगे बढ़ो, धोबी समाज आगे बढ़ो, धोबी समाज आगे बढ़ो। आरक्षण आमच्या हक्काचं नाही कुणाच्या बापाच्या, आमच्या हक्काचं नाही कुणाच्या बापाच्या, असा कसा देत नाही घेतल्याशिवाय राहत नाही, असा कसा देत नाही घेतल्याशिवाय राहत नाही। आरक्षण हमारा हक है, लेके रहेंगे लेके रहेंगे, आरक्षण हमारा हक है, लेके रहेंगे लेके रहेंगे, आरक्षण हमारा हक है, लेके रहेंगे लेके रहेंगे। बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जय हो, बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जय हो, बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जय हो, संत गाडगे महाराजांचा जय हो, संत गाडगे महाराजांचा जय हो, संत गाडगे महाराजांचा जय हो। हो ना, आरक्षण कुणाच्या बापाच्या, आरक्षण आमच्या हक्काचं नाही कुणाच्या बापाच्या, आरक्षण आमच्या हक्काचं नाही कुणाच्या बापाच्या, असा कसा देत नाही घेतल्याशिवाय राहत नाही, असा कसा देत नाही घेतल्याशिवाय राहत नाही। धोबी समाज आगे बढ़ो, धोबी समाज आगे बढ़ो, धोबी समाज आगे बढ़ो। आरक्षण आमच्या हक्काचं नाही कुणाच्या बापाच्या, आमच्या हक्काचं नाही कुणाच्या बापाच्या, असा कसा देत नाही घेतल्याशिवाय राहत नाही, असा कसा देत नाही घेतल्याशिवाय राहत नाही। धोबी समाज हमारा हक है, लेके रहेंगे लेके रहेंगे, आरक्षण हमारा हक है, लेके रहेंगे लेके रहेंगे, आरक्षण हमारा हक है, लेके रहेंगे लेके रहेंगे। बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जय हो, बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जय हो, बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जय हो, संत गाडगे महाराजांचा जय हो, संत गाडगे महाराजांचा जय हो, संत गाडगे महाराजांचा जय हो। अगली खबर, शिवसेना पक्ष ने संविधान चौक नागपुर में किया हिंदी जीआर का विरोध, जीआर की होली कर जताया आक्रोश। महाराष्ट्र सरकार द्वारा 1ली से 5वीं तक हिंदी भाषा को अनिवार्य किए जाने के शासन निर्णय के विरोध में शिवसेना पक्ष की ओर से नागपुर के संविधान चौक पर जोरदार प्रदर्शन किया गया। हिंदी भाषा के जीआर की प्रतीकात्मक होली कर पार्टी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और ये जीआर तत्काल रद्द करने की मांग की। शिवसेना का कहना है कि निर्णय महाराष्ट्र की मातृभाषा मराठी के साथ अन्याय है और राज्य की अस्मिता के खिलाफ। तुमची काय मागणी आहे सर? महाराष्ट्रामध्ये जनरली महाराष्ट्रात मराठी माणसाची मराठी माणसांचा महाराष्ट्र आहे आम्ही असं मानतोय। प्रत्येक राज्यामध्ये त्यांची त्यांची भाषा सक्तीची असते, याच्यामध्ये ही पूर्णपणे हिंदी भाषा जी आहे ही सक्तीची करणं अयोग्य असून पहिल्यांदा सगळे आपले एकनाथजी शिंदे आहेत, देवेंद्रजी फडणवीस आहेत, यांनी सगळी मराठीची भूमिका मांडली आणि आज ते हिंदी सक्तीचं करण्याचं कारण काय याच्याबद्दल आम्हाला काही कळत नाही आहे। त्यामुळे आम्ही आमचे पक्षप्रमुख उद्धवजी ठाकरे आणि बाळासाहेब ठाकरे आमचे नेते यांच्या मराठीच्या भूमिकेमुळं आम्ही हिंदी भाषेत कंपल्सरी करण्याचा जो निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे त्याबद्दल आम्ही तीव्र निषेध करतो आहे, त्याच्याबद्दल आंदोलन करतो आहे। हे होऊ नये आणि मराठी माणसांची मराठी राहावी ही आमची भूमिका आहे। सर, मराठी सन्मान में शिवसेना मैदान में, जनता के सन्मान में शिवसेना मैदान में, वंदने बाळासाहेब ठाकरे यांचा जय हो, वंदने बाळासाहेब ठाकरे यांचा जय हो। उद्धव साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, उद्धव साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, आदित्य साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, जय भारत, जय शिवाजी, जय भारत। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर।
नागपुर में बाइक सवार की स्टंटबाजी का वीडियो वायरल हो रहा है। शहर के LIC चौक से ऑटोमोटिव फ्लाईओवर तक बाइक सवार की खतरनाक स्टंटबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो में युवक बिना हाथ पकड़े बाइक चलाते हुए डांस करता नजर आ रहा है, जिससे सड़क पर चलने वाले अन्य वाहन चालकों की जान भी खतरे में आ गई। इस युवक ने न सिर्फ ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाई, बल्कि अपनी इस वीडियो के जरिए पुलिस को भी खुलेआम चुनौती दी। सड़क पर इस तरह का गैर जिम्मेदाराना और जानलेवा स्टंट कभी भी गंभीर हादसे का कारण बन सकता है। और अब अगली खबर। हिंदी अनिवार्यता पर कांग्रेस प्रवक्ता अतुल लोंढे का हमला। सरकार ने जनता का विश्वास खो दिया है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्कूलों में हिंदी भाषा को अनिवार्य बनाने संबंधी GR को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। इस पर कांग्रेस प्रवक्ता अतुल लोंढे ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। लोंढे ने कहा है कि सरकार ने जनता का विश्वास पूरी तरह खो दिया। इससे पहले भी ये मुद्दा सामने आया था, तब कांग्रेस, शिवसेना और मनसे ने इसका विरोध किया था। उस समय सरकार ने आश्वासन दिया था कि निर्णय वापस लिया जाएगा। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि अब पिछले दरवाजे से फिर वही प्रयास किए जा रहे हैं, जो बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। जब जनता का विश्वास पहले ही डगमगाया है, तब केवल समिति आगे करके या आधे अधूरे रूप में GR रद्द करके भरोसा नहीं जताया जा सकता। या सरकारने संपूर्णतः जनतेचा विश्वास गमावलेला आहे। यापूर्वी सुद्धा जेव्हा हा प्रश्न उपस्थित झाला होता, काँग्रेसने उपस्थित केला, शिवसेनेने केला, मनसेने केला, त्यावेळेस आपण सांगितलं होतं की ही अनिवार्यता आम्ही मागे घेतो आहोत आणि पुन्हा मागच्या दरांनी तोच जो प्रयत्न केलेला आहे तो आम्हाला मान्य नाही आणि विश्वासार्हता गमावली असल्यामुळे समिती पुढे करणे किंवा आम्ही हा GR रद्द करू याच्यावर कसा विश्वास ठेवायचा हा प्रश्न आहे। त्यामुळे GR रद्द करा, पूर्णतः ही जी अनिवार्यता ही मागे घ्या आणि तेव्हाच 5 तारखेचा मोर्चा जो आहे त्याच्या संदर्भात विचार करण्यात येईल। नाहीतर तुम्हाला जनतेचा जो राग आहे त्या रागाला पुढे जावं लागेल। और अब अगली खबर। युवराज माथनकर का शिवसेना में प्रवेश नहीं हुआ, जिला प्रमुख सूरज गोजे का स्पष्टीकरण। हाल ही में हुए शिवसेना के पक्ष प्रवेश कार्यक्रम को लेकर उठे विवाद पर जिला प्रमुख सूरज गोजे ने स्पष्ट प्रतिक्रिया दी है। मीडिया में आई खबरों के अनुसार युवराज माथनकर नामक व्यक्ति के पार्टी में शामिल होने की बात कही गई थी। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए गोजे ने कहा कि उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की उपस्थिति में हमारा पक्ष प्रवेश कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस दौरान मीडिया में खबर चली कि युवराज माथनकर नामक व्यक्ति ने भी पार्टी ज्वाइन की, लेकिन ऐसा कोई अधिकृत प्रवेश नहीं हुआ है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। गोंदिया जिला बैंक चुनाव में भाजपा को बहुमत मिलेगा, परिणय फूके का दावा। भाजपा नेता आदरणीय परिणय फूके ने जिला सहकारी बैंक चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि आगामी चुनाव में भाजपा को कम से कम 15 सीटों पर जीत मिलेगी। फूके ने कहा कि हम वर्षों से इस क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं और जनता का विश्वास हम पर कायम है। नाना पटोले कितनी भी कोशिश करे, जनता का भरोसा अब उन पर नहीं हो रहा। इसे इस बार उनकी जगह दिखाई देगी। 30 ते 35 वर्षापासून भारतीय म्हणजे शिवसेना उद्धव ठाकरे जे उभाटाची सरकार महानगरपालिकेमध्ये होती। अनेक वर्षापासून राज ठाकरे त्यांच्यासोबतच होते आणि निश्चितच बाळासाहेब आंबेडकरांनी जो विषय घेतला की या लोकांनी किती कंत्राटदारांना किती लोकांना त्यात व्यवसाय म्हणून जोडलं, किती मराठी लोकांना त्यात तिथे त्यांनी मदत केली किंवा किती लोकांना रोजगार दिला याची यादी त्यांनी द्यावी। या सगळ्या निर्णयाचा राजकीय फायदा होईल का भाजपला, की याचं नुकसान होईल सरकारला? बघा, लोक फार हुशार आहे आणि मुंबईचे लोकही फार हुशार आहेत। जनतेला मूर्ख समजण्याचं काम उद्धव ठाकरेजी आणि राज ठाकरेजींनी नाही केलं पाहिजे। कारण असं आहे की जनतेला माहित आहे की मराठीचा म नाही आहे, तो महानगरपालिकेचा म आहे आणि कुठेतरी जनतेची दिशाभूल करण्याकरता हा आता मराठीचा विषय, मराठीचा मुद्दा त्यांनी समोर आणलेला आहे। कुठेही हा विषय नाही आहे आणि दिवसभर इंग्रजीत बोलायचं, दिवसभर इंग्रजीत व्यवहार करायचे आणि रात्री इंग्रजी घ्यायची आणि निवडणुका आले की मराठीचा पुढका लोकांपुढे मांडायचा। दिल्लीत काँग्रेस नेत्यांची बैठक आहे, सगळे काँग्रेस नेते महाराष्ट्रातील दिल्लीत आहे।
तुमची प्रतिष्ठा नाना पटोलेंची प्रतिष्ठा पणाला गेली, काय होईल असं वाटतं? निश्चितच गोंदिया डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव्ह बँकेच्या निवडणुकीत 100% भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी महायुतीचाच विजय होणार आणि 20 पैकी किमान 17 जागा आम्ही 100% जिंकू. आणि मला विश्वास आहे की ज्या प्रकारे मागील 18 वर्षापासून ही बँक चे अध्यक्ष काम करतात आहे, त्यांनी निश्चितच पुढील आणि 5 वर्ष हेच अध्यक्ष राहतील आणि चांगल्या रीतीने ते काम करतील. नाना पटोलेंनी प्रचंड जोर लावला होता, ते छान मांडून होते भंडारा गोंदियात गेल्या महिन्यात 2 महिने. नाही, नाना पटोले कितीही प्रयत्न करतील तरी आज कुठेतरी लोकांचं नाना पटोले, त्या भंडारा आणि गोंदिया जिल्ह्यातील जनतेचा नाना पटोलेंवरचा विश्वास उठलेला आहे. अनेक वर्षापासून नुसतं खोटं बोलून त्यांनी आपलं राजकारण केलेलं आहे आणि आज भंडारा आणि गोंदिया जिल्ह्यातील लोकांना हे माहीत झालं आहे की विकास करणारं कोण आहे, काम करणारं कोण आहे आणि नुसतं भूलथाप्या देणारे कोण आहे. आणि मला असं वाटतं या बँकेच्या निवडणुकीत हे स्पष्ट होणार की नाना पटोलेंची जागा त्या भागातील जे मतदार आहेत ते त्यांना दाखवतील. या निवडणुकीच्या निमित्तानं राजकारण नव्हतं निघालं होतं, काँग्रेस सोबत शिवसेना गेली आणि त्यामुळे हा निकाल किती महत्वाचा असणार आहे भाजपसाठी गोंदिया आणि भंडारा जिल्ह्याचा? कालच दूध संघाच्या निवडणुकीचा निकाल आला. परवा त्या संदर्भात त्या दूध संघाच्या निवडणुका झाल्या भंडारा जिल्ह्याच्या. तिथे भारतीय जनता पार्टी आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष हे दोघंही सोबत मिळून आम्ही निवडणूक लढलो आणि काँग्रेस पक्षासोबत शिवसेना नरेंद्र बोंडेकरजी हे मिळून असे लढले. पण त्यात आमचे 6 आले आणि 12 पैकी 6 आमचे आले आणि 6 काँग्रेस पक्षाचे आले. शिवसेनेचा एकही उमेदवार त्यात निवडून आला नाही आणि म्हणून कुठेतरी माझी या माध्यमातून नरेंद्र बोंडेकरजी आणि शिवसेनेला विनंती आहे की काँग्रेस सारख्या भ्रष्ट पक्षासोबत हात मिळवण्या करता आमच्यासोबत थोडीशी तडजोड करून आमच्यासोबत जर त्यांनी हे केलं, आमच्यासोबत युतीमध्ये आले तर त्यांच्या किमान 1-2 सीटं निवडून येतील. अर्बन बँकेच्या निवडणुका सुद्धा येत्या काळात भंडाऱ्यात होणार आहे. भंडाऱ्यात जर बघितलं असेल तर आतापर्यंत काँग्रेसची सहकार क्षेत्रात पकड होती, मात्र नाना पटोले सुद्धा सहकार क्षेत्रात उभे होणार आहे, नरेंद्र बोंडेकर असणार आहे. भाजप म्हणून आणि महायुती म्हणून आपली काय ताकद असणार आहे? बघा, आम्ही यावेळेस निर्णय घेतलाय की सगळेच भारतीय जनता पार्टी म्हणून की प्रत्येक कॉपरेटिव्ह सेक्टरच्या प्रत्येक निवडणुकीमध्ये आम्ही भाग घेणार, आम्ही ती निवडणूक लढणार आणि ताकदीने ती लढणार आहे. दूध संघामध्ये आम्ही चांगलं यश मिळवलं. आम्हाला आता GDCC बँकेतही चांगलं यश, आज तुम्हाला त्याचा निकाल आज येणारच 12 वाजेपर्यंत त्याचाही निकाल तुम्हाला पाहायला भेटणार आहे. भंडारा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव्ह बँकेच्याही निवडणुका पुढच्या महिन्यात 28 तारखेला आहे आणि त्यातही मोठं यश आम्हाला मिळणार आहे, ह्याच्यातही काही शंका नाही. आणि या भंडारा अर्बन बँक असणार किंवा कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुका, सगळ्याच निवडणुकीमध्ये चांगल्या प्रकारे यश भारतीय जनता पार्टी आणि महायुतीला मिळणार आहे. हिंदी सक्तीवरून निर्णय राज्य सरकारनं मागे घेतले, यावरून ठाकरे गट आणि मनसेकडून म्हटलं जात आहे की ठाकरे ब्रँड कामाला आणणार, ठाकरे ब्रँडमुळे सरकार झुकलं. बघा, असं आहे की हा निर्णय म्हणजे कशी लोकांची दिशाभूल करतात आणि कसं महाराष्ट्राच्या जनतेला मूर्ख हे लोक समजतात. हा निर्णय कोणी घेतला तर 2022 मध्ये त्यावेळेस कोणाची सरकार होती, त्यावेळेस मुख्यमंत्री कोण होते, त्यावेळेस मुख्यमंत्री हेच उद्धव ठाकरे होते आणि यांनीच तो निर्णय घेतला होता. एक समितीचा अहवाल आला, त्याचा त्यांनी मान्यता दिली आणि हे हिंदी सक्तीचं काम उद्धव ठाकरेंनीच या महाराष्ट्रावर आणलेलं होतं. उद्धव ठाकरेंनीच हिंदी सक्ती महाराष्ट्रावर लादली होती. त्याउलट माझं तर या माध्यमातून असं म्हणणं आहे की कोणतीही सक्ती, कोणत्याही विषयाची, कोणत्याही भाषेची सक्ती विद्यार्थ्यांना नसली पाहिजे. त्या विद्यार्थ्यांना त्यांना काय करायचं, त्यांना काय शिक्षण घ्यायचं, त्यांना कोणत्या भाषेत शिक्षण घ्यायचं आहे हे त्या विद्यार्थ्यांना ठरवू दिलं पाहिजे, त्यांच्या पालकांना ठरवू दिलं पाहिजे, ना की कोणत्या राजकीय पुढाऱ्यांनी. आणखीन उद्धव ठाकरे, माझं या माध्यमातून उद्धव ठाकरेंना आता उद्धव ठाकरेंना फार मराठी प्रेम उफावून राहिला आहे, तर उद्धव ठाकरेंचं शिक्षण कोणत्या माध्यमातून झालेलं आहे, राज ठाकरेंचं शिक्षण कोणत्या माध्यमातून झालंय, यांचे जे मुलं आहे आदित्य ठाकरे आणि तेजस ठाकरे किंवा अमित ठाकरे यांचं शिक्षण कोणत्या माध्यमातून झालंय हे जनतेने बघितलं पाहिजे. इतके मूर्ख लोक नाहीये, महाराष्ट्राची जनता नाही आहे आणि म्हणून कुठेतरी स्वतःच्या मुलांना इंग्लिश मिडियम मधनं शिकवायचं, हायफाय शाळेमध्ये शिकवायचं आणि मराठी माणसाला कुठेतरी दिशाभूल करून त्यांच्या मुलांना सक्ती करून त्यांना जे कठीण आहे ते करायला लावायचं आणि कुठेतरी या जगाचे दार कुठेतरी बंद करण्याचं काम उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे करतात. मराठी देशातून असं
आलं असं त्यांचा आरोप आहे. प्रकाश आंबेडकर यांनी मुद्दा उपस्थित केला होता की और अब अगली खबर, उद्धव ठाकरे ने मराठी लोगों के साथ किया विश्वासघात, भाजपा सांसद अनिल बोंडे का तीखा हमला। मराठी भाषा और त्रिभाषा नीति को लेकर जारी विवाद के बीच भाजपा सांसद अनिल बोंडे ने पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर करारा प्रहार किया है। बोंडे ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री रहते हुए मराठी के नाम पर सिर्फ दिखावा किया, लेकिन असल में मराठी लोगों के हितों के साथ अन्याय किया गया है। उन्होंने कहा कि त्रिभाषा नीति की सिफारिश मशेलकर समिति ने की थी, लेकिन इस रिपोर्ट को रद्द कर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मराठी जनता के साथ न्याय किया। उद्धव ठाकरे अब अपने पाप छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। हे तसा चित्रपट काढायला हरकत नाही असं काल उद्धव ठाकरे म्हणाले। हिंदी सक्तीवरून जे आहे मराठी माणसाच्या सक्तीसमोर जे आहे एकत्र आल्याने ते जियाबद्ध करावा लागला असेल। खरं म्हणजे उद्धव ठाकरेंनी मराठी म्हणून मुख्यमंत्री असताना मराठी माणसाचा घात केला होता। माशेलकर समितीने आपल्या अहवालामध्ये त्रिसूत्री पहिल्या वर्गापासून आणावी, 3 भाषा शिकवाव्या असं जाहीर केलं होतं आणि तो GR जो उद्धव ठाकरेंच्या काळामधला होता तो आता देवेंद्रजी फडणवीसांनी तो रद्द केला। आपलं पाप झाकण्यासाठी खरं म्हणजे उद्धवजी ठाकरे हा सगळा प्रयत्न करत होते आणि त्याच्यामुळं पाप झाकण्याचा जर एखादा चित्रपट असेल तो निश्चितपणे शिवसेनेवर उभाटावर निघू शकतो। हा निर्णय जो घेतला तो अतिशय चांगला घेतला की नरेंद्रजी जाधव यांच्या अध्यक्षतेमध्ये समिती नेमला जाईल आणि ती समिती अभ्यास करेल की कोणत्या वर्षापासून त्रिभाषी सूत्र हे लावल्या जाईल। एक महत्त्वाची गोष्ट आहे की आपल्या महाराष्ट्रातल्या मुलांना जर समोर जायचं असेल तर जास्त भाषा त्यांना आल्या पाहिजे आणि मुंबईमध्ये हे सर्व नेते मंडळी जे आहे स्वतःच्या मुलांना फ्रेंच शिकवतात, स्वतःच्या मुलांना इंग्रजी शिकवतात, मराठीकडे दुर्लक्ष करतात। आमच्या ग्रामीण भागातल्या मुलांनी मराठी सोबतच इंग्रजी का शिकू नये, आमच्या ग्रामीण भागातल्या लोकांनी मराठी सोबतच हिंदी का शिकू नये, त्यांना समोर का जाता येऊ नये हा सुद्धा प्रश्न आहे। कारण स्वतःच्या मुलांना कधी शिकवायचं नाही मराठीमध्ये। माझा मुलगा सुद्धा साध्या मणिबाई सारख्या शाळेमध्ये शिकला होता आणि पार्शल घेऊन शिकला। तर त्यामुळं आपण करायचं अलग आणि बाकीच्या सामान्य ग्रामीण भागामधल्या शेतकऱ्यांच्या शेतमजुरांच्या मुलांना जाणीवपूर्वक पाठीमागे ठेवण्याचा प्रयत्न जर होत असेल तर तो काही योग्य नाही। आणि म्हणून त्रिसूत्री खरं म्हणजे उद्धव ठाकरे यांनी माशेलकर समितीच्या अहवालाप्रमाणे आणली होती त्रिभाषेचं सूत्र, ते पाप झाकण्यासाठी आता मोठी खटाटोप सुरू आहे। त्याला छेद देवेंद्रजी फडणवीस यांनी हा निर्णय घेऊन घेतला। कुठेतरी मोर्चे रद्द करावा लागेल, जी यात्रा त्या संदर्भात बैठक सुद्धा राज ठाकरे यांनी होणार आहे। नाही, खरं म्हणजे हा निर्णय रद्द केला त्याच्यासाठी म्हणजे जो उद्धवजी ठाकरे यांनी माशेलकर समितीचा जो निर्णय घेतला होता तो निर्णय रद्द केला। यासाठी उद्धव ठाकरे यांनी देवेंद्रजी फडणवीसांचा निश्चितच सत्कारच करायला पाहिजे। कारण जो मराठी म्हणून मराठी माणसावर पहिलीपासून जो निर्णय त्यांच्या काळामध्ये माशेलकर समितीने जो घेतला होता तो आता रद्द करण्यात आलेला आहे, तर ती आनंदाची बाब आहे। आता पक्षवाढीसाठी पक्षाचं अस्तित्व टिकवण्यासाठी विजयी सभा वगैरे त्यांना घ्यावीच लागणार आहे। भाजप खोटं बोलणारा पक्ष आहे, अफवांची फॅक्टरी असा चित्रपट काढायला पाहिजे अशी टीका केली आहे, काय उत्तर द्याल? स्वतःचा बाप झाकण्यासाठी खटाटोप करावी लागते, यावर चित्रपट काढायला काय हरकत। और अब अगली खबर, खंडारा 1994 बैच के वरिष्ठ अमलदार श्री सुनील जी मस्के का सेवानिवृत्त समारोह संपन्न हुआ। खंडारा 1994 बैच के वरिष्ठ व कर्मठ अमलदार श्री सुनील जी मस्के के सेवानिवृत्त होने के उपलक्ष्य में एक सम्मान समारोह का आयोजन माननीय पुलिस आयुक्त कार्यालय नागपुर में किया गया। इस अवसर पर स्वयं माननीय पुलिस आयुक्त महोदय के कर कमलों से श्री मस्के का सत्कार किया गया। श्री मस्के ने अपनी सेवा अवधि के दौरान अनुशासन, कर्तव्यनिष्ठ और सजगता का आदर्श प्रस्तुत किया। उनके सम्मान में आयोजित इस समारोह में विभागीय सहयोगियों और अधिकारियों की उपस्थिति ने समारोह को और भी गरिमामय बना दिया है।
अब अगली खबर। देवेंद्र फडणवीस के भाजपा की लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर जोर दिया गया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भारतीय जनता पार्टी की लोकतांत्रिक व्यवस्था को लेकर महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा में पार्टी के विभिन्न इकाइयों के प्रमुखों का चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से किया जाता है। फडणवीस ने बताया कि भाजपा ने सबसे पहले 1200 मंडलों के चुनाव संपन्न कराए। इसके बाद संगठन के ढांचे के तहत 80 जिलों के चुनाव भी सफलतापूर्वक पूरे किए गए हैं और उनके अध्यक्षों का चयन किया गया है। मुख्यमंत्री ने इस प्रक्रिया को पार्टी की मजबूती और संगठनात्मक लोकतंत्र का प्रमाण बताया। उन्होंने कहा कि इस तरह के चुनाव पार्टी को जनसमूह के करीब लाने और बेहतर नेतृत्व सुनिश्चित करने में मदद करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। इस व्यवस्था के तहत हम पार्टी के अलग अलग इकाई के जो प्रमुख हैं उनको चुनते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पहले 1200 मंडलों का चुनाव किया। उसके बाद हमारे जो संगठनात्मक रचना में 80 जिले हैं उन जिलों का चुनाव हमने पूरा किया। उसके अध्यक्ष हमने चुने और अब महाराष्ट्र के अध्यक्ष का चुनाव कराने हमारे केंद्रीय मंत्री जो केंद्रीय निरीक्षक भी है श्री किरण रिजिजू जी ये यहाँ पर आए हुए हैं। आज उनके सामने हमने हमारे साथी श्री रविंद्र चौहान जी इनका नामांकन दाखिल किया है। अलग अलग प्रकार से हमारे 10 प्रमुख लोगों ने उनका नामांकन दाखिल किया है। कल 5 बजे अधिकृत रूप से इसकी घोषणा होगी। अगर उनका नामांकन सही पाया गया और एक ही नामांकन पाया गया तो उनके नाम की घोषणा होगी। अगर ज्यादा नामांकन आए तो फिर चुनाव होता है। तो इसमें कितने नामांकन आए कैसे आए इसकी घोषणा तो हमारे किरण जी आने वाले समय में आपको देंगे। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि हमने हमारी संगठनात्मक प्रक्रिया को पूरा किया है। पिछले समय हमारे निवर्तमान अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर बावनकुळे जी ने पार्टी को दिशा दी। बहुत अच्छे तरीके से पार्टी को विजय तक लाने का काम उन्होंने किया और अब रविंद्र चौहान जी जैसे एक बहुत ही समर्पित कार्यकर्ता अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। मेरा विश्वास है कि उनके कार्यकाल में पार्टी नई ऊंचाइयां देखेगी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। कांग्रेस विधायक रूपकला एवं शशिधर ने पार्टी में एकता और लोकतंत्र पर जोर दिया। कांग्रेस विधायक रूपकला एवं शशिधर ने पार्टी के भीतर लोकतंत्र और एकता को लेकर महत्वपूर्ण बात कही है। उन्होंने कहा कि पार्टी के अंदर हर व्यक्ति और विधायक को अपनी राय और स्वार्थ रखने की स्वतंत्रता है। वे अपनी विचारधाराओं के अनुसार कार्य कर सकते हैं। रूपकला ने कहा कि लेकिन जब पार्टी के मंच की बात आती है तो हम सभी समान हैं। हमारे बीच जो भी मतभेद है उन्हें हम चर्चा के माध्यम से सुलझाना चाहिए और एकजुट रहना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्हें अपनी पार्टी से कोई शिकायत नहीं और वे अपने दल के साथ खुश है। उनका एकमात्र जनता की सेवा करना है। Sir, first time our in charge General Secretary have given an opportunity for all MLAs to discuss about the issues related to district and his assembly constituency, our assembly constituency also. And yes, he is much concerned about the guarantee program. Is it helping the poor people or below poverty line or weaker section? People are happy with the 5 guarantee program. Other than that, what people are expecting from us, from party or public representation? Is there anything to do the corrections or how our karyakarta is reacting and the common people are reacting? Is major questions is belong to the party organization and the leaders and the party workers. How they are happy with you or what next corrections we have to do. I think not at such discussions, madam. Only in the intention to separate and whatever the MLAs have to express their opinion or pain, difficulties in the party platform, whatever it is. So they are giving an opportunity. So we have to utilize that golden opportunity, and we have promised to our people when we face the election. And how our government is fulfilling 5 guarantee program, the same way we have to fulfill our promises. That is the discussion. That discussion they are giving a platform. So I had only one discussion because my place is we had given a goal to a country.
when it was a difficult time, we have given 800 tons gold to our country. Now our place has become, because we had two public sectors, one is Bemel and one is gold mine, and all our people who struggled in the gold mines and Bemel also, they lost their job. After that, we have given for KADB and integrated township 1,000 acres. I have forced my people to get one industry, one production industry or one manufacture industries to my people, because our government has taken some initiative to give land to the KADB, and at least in 6 months if they get one industry to my people, my place, because most of my people are daily traveling, more than 12,000 to 15,000, they start from 4:30 morning until 11 o'clock. This was the major concern and issue for me also, that I expressed in front of them. See, inside the party also, this is the democracy. Every individual, every MLA is having individual opinion and interest also. They work on their interest, they work their ideologies. But when it comes to the party platform, we all are equal. Whatever difference of opinion is there, we have to discuss, we have to end, and we have to go unite. I don't have any opinion. I am happy with my party. I work for my party. I have a single agenda. और अब अगली खबर, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान, हमारा संकल्प विकसित कृषि समृद्ध किसान। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देश भर के किसानों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि हमारा लक्ष्य है कि विकसित कृषि और समृद्ध किसान। उन्होंने कहा कि इस संकल्प को पूरा करने के लिए वे जहां भी जाते हैं वहां किसानों से संवाद करते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं और समाधान का प्रयास करते हैं। मंत्री चौहान ने आगे कहा कि हम वन नेशन वन एग्रीकल्चर वन टीम की भावना से काम कर रहे हैं, जिससे पूरे देश में कृषि नीतियों में एक रूपता और किसानों के कल्याण के लिए समन्वित प्रयास सुनिश्चित हो सके। विकसित कृषि और समृद्ध किसान, और हम इसी संकल्प की पूर्ति के लिए मैं जहाँ जाता हूँ किसानों से संवाद बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि एक राष्ट्र एक कृषि एक टीम बने। मंत्रीगण, हमारे साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, कृषि विज्ञान केंद्र, सब मिलके एक दिशा में किसानों के बेहतरी के लिए और कृषि में उत्पादन बढ़ाने के लिए, उत्पादन की लागत घटाने के लिए काम करें। अभी जो किसानों ने बताया, एक तो मैं बधाई देना चाहता हूं रामपुर के किसानों को। यहाँ बहुत अच्छी खेती करते हैं, कई नवाचार भी होते हैं, इनोवेशन भी होते हैं और बेहतर फसल, चाहे गेहूं की हो, धान की हो, गन्ने की हो, अब मक्का भी तेजी से बढ़ रहा है, यहाँ के किसान लेते हैं। लेकिन कई समस्याएं आती है जिनमें एक रोगों का, वायरस का अटैक फसलों पर होता है कई, तो एक ऐसे अटैक से फसल कैसे बचे, नई वैरायटी कैसे बने, इस पर बात हुई। पानी बचाने के लिए, मजदूरी बचाने के लिए, खर्चा घटाने के लिए डायरेक्ट सीडिंग की बातचीत हुई है। इस तरह की अलग अलग तरह की चीज़ें यहाँ पर किसानों ने बताई है और वैज्ञानिक भी हमारे साथ थे। कई पे सीधे यहाँ वैज्ञानिकों ने भी उनको जानकारी दी है और बाकी भी जो सुझाव आए, क्योंकि असली जानकारी तो यहीं से मिलती है, एक तरफा भाषण से नहीं मिलती कि आए और भाषण देके चले गए। अच्छी खेती है, उन्नत खेती है, आगे और इसमें विविधीकरण की जरूरत है। फसल बीमा योजना की थोड़ी बात बताई है, तो जितने सुझाव आए हैं उन सब पर हम काम करके और बेहतर ढंग से किसान कैसे खेती कर सके इसका प्रयास करें। और अब अगली खबर, नसीरुद्दीन शाह के दिलजीत दोसांझ के समर्थन पर FWICE की मुख्य सलाहकार अशोक पंडित का जवाब, हमें न तो हैरानी। दिलजीत दोसांझ को लेकर अभिनेता नसीरुद्दीन शाह द्वारा दिए गए समर्थन पर प्रतिक्रिया देते हुए फिल्ममेकर और फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सीनियर एम्प्लॉइज के मुख्य सलाहकार अशोक पंडित ने तीखी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि हमें नसीरुद्दीन शाह की प्रतिक्रिया से न तो हैरानी हुई है और न ही कोई झटका लगा है, लेकिन मैं उन्हें यह जरूर बताना चाहूंगा कि फेडरेशन ने जो भी प्रतिक्रिया दी है वो ठोस कारणों पर आधारित है और उन कारणों को जानना आपके लिए जरूरी। We are not surprised nor we are shocked with the reaction of Nasiruddin Shah on Diljit Dosanjh. But I would like to tell him that the way the Federation has reacted on this entire issue is
with some solid reasons. And it's very important for you to know about it. First of all, you say that he is a true Indian and true nationalist. A person holding an American passport, American citizenship, and not Indian cannot be called an Indian. I think it's very simple to understand. Somebody who remains silent on the terror attack on a country cannot be Indian, cannot be a true Indian. Somebody who doesn't condemn the act supporting terrorism and killings of innocent Indians, that is his heroine in his film, cannot be an Indian. Somebody who has always remained silent on the attacks on India by Pakistan cannot be an Indian. So I would like to tell Naseeruddin Shah that we at the Federation are very emotional about our country, and we feel that the nation comes first. And you also must be feeling so. We are not saying that you are anti-national. And you have said that you would love to go to Pakistan and we should go to Kailasa. One has to be very fortunate to go to Kailasa and unfortunate to go to Pakistan. So you decide what you want, Mr. Naseeruddin Shah. Just for the heck of supporting Pakistan, you cannot do that. And I'm not sure whether you had condemned the attack by Pakistan on our soldiers, on our victims, innocent victims also. Pakistan, Mr. Naseeruddin Shah, has been a constant nuisance to our country. It's a terror nation, Mr. Shah. That's a different thing. You love that country and you want to visit that country. It's a terror nation. It's a country which gives birth to terrorists. And it is responsible for blasts, killings, murders in this country of ours. And you would like to go to that country. It's your choice. But we, at the Federation of Western India Cinema Employees, have decided that we will not allow him to work here because we have issued a non-cooperation against him. And we are very clear about it. और अब अगली खबर, मध्य प्रदेश में जलगंगा संरक्षण अभियान के समापन समारोह के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव का मीडिया को संबोधन। मध्य प्रदेश में जल संरक्षण को लेकर चलाए गए जलगंगा संरक्षण अभियान के समापन के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि अभियान केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि जन जागृति का आंदोलन है। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य नदियों, जल स्रोतों और पारंपरिक जल संरचनाओं का संरक्षण करते हुए आने वाली पीढ़ियों को जल की सुरक्षा देना है। मुख्यमंत्री ने बताया कि अभियान के दौरान राज्य भर में हजारों जल स्रोतों की सफाई, वृक्षारोपण, जल संरचनाओं का पुनर्जीवन और जन सहभागिता के माध्यम से जल जागरूकता फैलाई गई है। हमारा ग्रामीण विकास विभाग और सिंचाई जल संसाधन मंत्रालय सभी ने समेकित रूप से पूरे प्रदेश के अंदर अभियान के अंदर जबरदस्त काम किया है, जिसमें 9,000 से ज़्यादा तालाबों का काम हुआ है। लगभग 82,000 से ज़्यादा हमारे नए खेत तालाब की रचनाएँ हुई हैं। 1,500 करोड़ से ज़्यादा के कामों का संकल्प इस आधार पर समाज में 64 हेक्टर 55 लाख हेक्टर सिंचाई और फिर आप करेंगे 16 लाख हेक्टर सिंचाई का जब संकल्प 5 साल का थोड़ा लाउड बोल दीजिए। जब 16 लाख हेक्टर सिंचाई का संकल्प हमारा पूरे प्रदेश के लिए 5 साल का है, ऐसे में बूंद बूंद जल बचाकर किसानों की बेहतरी के लिए काम करने का, लेकिन केवल पीने का पानी नहीं, पीने का पानी, उद्योगों के लिए पानी, सिंचाई के लिए पानी, सभी जल रचनाओं पे जो तीर्थयात्री निकलते हैं नर्मदा परिक्रमा पथ बनाते हुए छायादार शेड बनाना परिक्रमावासियों को
प्रकार की सुविधा दिलाना ये जलगंगा संरक्षण अभियान का एक दौर पूरा हुआ वृक्षारोपण का दूसरा चालू हुआ, जिसमें एक पेड़ माँ के नाम के आधार पर बगिया बनाने का 900 करोड़ का हमारे ग्रामीण पंचायत विभाग ने नया संकल्प लिया। मिला करके हमारी प्रकृति की प्रदत्त सुविधाओं के आधार पर प्रदेश समृद्ध हो, किसानों की आए, बूंद जल भी बचाए और पर्यावरण की तरफ से पौधारोपण करते हुए ऑक्सीजन का ये जो ओजोन का संकट है, उस संकट में प्रदेश अपनी भूमिका अदा करे। यद्यपि देश के अंदर जो वन जितना वन है उसकी बड़ी धरोहर हमारे पास है, जिसके आधार पर हमारी 300 से ज़्यादा नदियाँ जल प्रवाहित करते हुए पूरे देश को समृद्ध करती है। आइए हम सब संकल्प करें, जल संरक्षण अभियान के आधार पर सही काम करें। आज दादा धुनी वाले के दरबार में भी यहाँ के निर्माण का एक नया सूर्य निकला है, वर्षों तक किसी न किसी कारण से निर्माण रुका पड़ा था। आज हमने उसमें भी जाकर उस अभियान का हिस्सा बनना है, लेकिन खंडवा जिला पूरे देश में सभी जिलों में भूगर्भ जल भंडारण के दृष्टि से फर्स्ट आया है। मेरी अपने खंडवा वालों को बधाई और आने वाले समय में जल शक्ति मंत्रालय के माध्यम से भारत सरकार के आशीर्वाद माननीय मोदी जी, माननीय साहब, हमारे मंत्री तुलसी सिलावट जी, हमारे माननीय मंत्री माननीय कैलाश जी, हम लगातार काम में लगे हैं। ताप्ती मैया के माध्यम से 1 लाख हेक्टेयर के नई सिंचाई क्षमता का बुरहानपुर खंडवा जिले को लाभ देने वाला मेरी अपनी। और अब अगली खबर, गुजरात के 13 जिलों में बारिश का अलर्ट, येलो अलर्ट जारी। गुजरात में मानसूनी गतिविधियों के तेज होने की आशंका के चलते 13 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट घोषित करते हुए लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। भारत मौसम विज्ञान विभाग अहमदाबाद के वैज्ञानिक एफ और प्रमुख अशोक कुमार दास ने जानकारी देते हुए कहा कि राजस्थान और उत्तर गुजरात की सीमा पर लगभग 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऊपरी वायुमंडलीय चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। इसी प्रणाली के कारण गुजरात राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों दमन, दादरा एवं नगर हवेली में व्यापक बारिश का पूर्वानुमान है। एक अपर या साइक्लोनिक सर्कुलेशन दक्षिण राजस्थान के एडजॉइनिंग गुजरात जो उत्तरीय क्षेत्र है इसके ऊपर परसिस्ट कर रहा है एट 3.1 किलोमीटर अबव मीन सी लेवल। इसके कारण हमारा जो गुजरात राज्य है और जो इंडियन टेरिटरी दमन, दीव, दादरा, नगर हवेली के वाइड स्प्रेड बारिश का पूर्वानुमान दिया गया है। दोनों क्षेत्रों के लिए हमारा जो मेट सब डिवीजन, गुजरात रीजन और सौराष्ट्र कच्छ रीजन, इसमें वाइड स्प्रेड बारिश का संभावना दिया गया है। लाइट टू मॉडरेट रेन का संभावना है, उसके साथ थंडरस्टॉर्म विथ लाइटनिंग 30 to 40 किलोमीटर विंड स्पीड के साथ रहेगा। जो बारिश का संभावना आज गुजरात रीजन में हेवी टू वेरी हेवी का रेनफॉल का वार्निंग दिया गया है। इसमें जो डिस्ट्रिक्ट आज आ रहा है वेरी हेवी रेनफॉल कैटेगरी में ऑरेंज वार्निंग के साथ साबरकांठा, अरावली, नवसारी, वलसाड, दमन एंड दादरा नगर हवेली, और बाकी जो क्षेत्रों है गुजरात रीजन के सारे डिस्ट्रिक्ट में हेवी रेनफॉल येलो वार्निंग के साथ दिया गया है। सौराष्ट्र कच्छ में आपका सुरेंद्रनगर, राजकोट, जामनगर, पोरबंदर, जूनागढ़, मोरबी, द्वारका और कच्छ के लिए हम हेवी रेनफॉल वार्निंग आज दी है येलो वार्निंग के साथ। और कल के लिए हम हेवी रेनफॉल का वार्निंग दिए है गुजरात रीजन में अरावली, पंचमहल, दाहोद, माहिसागर, बाडोदरा, छोटा उदयपुर, नर्मदा और बाकी सारे जो जिला है। सौराष्ट्र कच्छ में अमरेली और भावनगर के लिए दिया गया है। और जो हेवी रेनफॉल का वार्निंग पूरा हफ्ता में हमारा गुजरात रीजन में आज के लिए हेवी टू वेरी हेवी, कल के लिए हेवी रेनफॉल का वार्निंग 1 जुलाई के लिए, और 2 और 3 जुलाई के लिए हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल वार्निंग, और डे 5 मतलब 4 जुलाई के लिए हेवी रेनफॉल का वार्निंग, 5 और 6 के लिए हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल वार्निंग दिया गया है। और सौराष्ट्र कच्छ में पूरा हफ्ता के लिए हेवी रेनफॉल का वार्निंग है। इसमें हमारा अहमदाबाद के लिए आज लाइट टू मॉडरेट विथ थंडरस्टॉर्म विथ लाइटनिंग आइसोलेटेड हेवी रेनफॉल का भी वार्निंग दिया गया है अहमदाबाद और आसपास क्षेत्रों के लिए। और जो हमारा फिशरमैन वार्निंग है इसमें डे 1 से लेकर डे 4 तक उत्तरीय जो अलोंग एंड ऑफ गुजरात कोस्ट इसके लिए वार्निंग दिया गया है। स्क्वालिंग वेदर रहेगा। इसमें विंड स्पीड जो रहेगा
45 to 55 किलोमीटर, गस्टिंग 65 किलोमीटर प्रति घंटा में रहेगा डे 1 to डे 4। और हमारा जो साउथ गुजरात क्षेत्र का तटीय क्षेत्र है, ऑफ एंड ऑलंग गुजरात जो कोस्ट है, इसके लिए हमारा जो वार्निंग रहेगा 45 to 55 विथ गस्टिंग 65 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये डे 1 डे 2 के लिए। उसके बाद थोड़ा विंड स्पीड कम होगी, विंड स्पीड 40 to 50 किलोमीटर विथ गस्टिंग टू 55 किलोमीटर प्रति घंटा में रहेगी डे 3 से लेकर डे 5 तक, मतलब 2 जुलाई से लेकर 4 जुलाई तक। और अब अगली खबर, कावड़ यात्रा और मुहर्रम को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। एसपी विनोद कुमार का बयान। कावड़ यात्रा और मुहर्रम के मद्देनजर जिले में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर व्यापक तैयारियां की गई है। पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि एक लाइव कंट्रोल सिस्टम सक्रिय किया जाएगा और संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। तभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को सीसीटीवी की निगरानी में रखा गया है। इसके साथ ही गश्त की उचित व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है। एसपी विनोद कुमार ने बताया कि सभी थाना क्षेत्रों को सतर्क कर दिया गया है और किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए QRT को तैयार रखा गया है। देखिए, आगामी जो मुहर्रम है और 10 तारीख को गुरु पूर्णिमा है और इसके बाद 11 तारीख से सावन का महीना शुरू होता है, जिसमें कांवड़ यात्रा है और शिव मंदिर को लेकर के पुलिस के पुख्ता इंतजाम किए गए। इसमें पूरे जनपद को 3 जोन और 11 सेक्टरों में बांटा गया है और जो शोभा यात्राएं हैं, जुलूस हैं, उनपे पुलिस प्रबंध किया गया है। बॉक्स परमिशन ड्यूटी लगाई गई है। इसमें YLIU को भी सक्रिय किया गया है और साथ साथ जो संवेदनशील पॉइंट है उनपे अलग से पुलिस प्रबंध किया गया है। सारे जो रूट है उनको सीसीटीवी से कवर किया जा रहा है। ड्रोन की व्यवस्था है, तो पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और जनपद में जो 5 और 6 तारीख के मुहर्रम के जुलूस है उसके लिए अलग अलग ड्यूटी लगाई गई है। हर जुलूस के लिए अलग ड्यूटी लगाई गई है। साथ साथ हमारे जो महत्वपूर्ण आगे 10 तारीख वाला प्रोग्राम है पूर्णिमा का, उसमें जो महत्वपूर्ण मेहंदी घाट है हमारा, उसके लिए फ्लड कंपनी जो हमारी जल पुलिस है उसके साथ साथ स्थानीय गोताखोर भी लगाए गए हैं जो गहरे पानी में रोकने के लिए बैरिकेडिंग की गई है। वहाँ लाइटिंग की व्यवस्था कराई जा रही है, प्रबंध किया जा रहा है। इसके लिए डाइवर्जन भी भदोही की तरफ से और जो हमारा GT रोड है मानी मऊ की तरफ से भी डाइवर्जन रहेगा और जो स्नानार्थी होते वही जा पाएंगे। जो गौरी शंकर मंदिर है, हमारा अन्नपूर्णा देवी का मंदिर है और कुलमती मंदिर है, इनकी यहाँ पर बाहर के कई जनपदों के लोग आते हैं, उनके लिए पुलिस प्रबंध किया गया है। और जो सावन के महीने में खास करके सैटरडे से शुरू होती है और संडे मंडे तक कांवड़ यात्रा, खास करके हमारे जो उधर से आते हैं विशुलगढ़ छिबराबाद संग्राम आते हैं, उसके लिए रूट में पुलिस प्रबंध किए गए। साथ ही जो यहाँ मेहंदी घाट और बलेश्वर और सियासर घाट है, यहाँ पर भी पुख्ता इंतजाम किए गए। तो पूरी जो हमारी त्योहारों की श्रृंखला है उसके लिए पूरे जनपद में एक एक चीजों को देख करके 37 कमेटी की बैठक हुई है। सभी जो समितियां हैं उनसे वार्ता की गई है और सबको देख करके पूरी व्यवस्था तय। और बढ़ते अब अगली खबर की ओर। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का कांग्रेस पर हमला, कहते हैं कि भ्रष्टाचार कांग्रेस के DNA में है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि जो भी BR पाटिल ने कहा है वो सही है। कांग्रेस के DNA में ही भ्रष्टाचार समाया हुआ है। उनके कई नेता भ्रष्टाचार के मामले में जमानत पर है। प्रहलाद जोशी ने आगे कहा कि कांग्रेस के नेताओं का इतिहास ही घोटालों और घपलों से भरा पड़ा है और जनता को इस सच्चाई से परिचित कराने की जरूरत है। उन्होंने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी पारदर्शिता और जनसेवा के सिद्धांतों पर चल रही है, जबकि कांग्रेस केवल सत्ता के लिए भ्रष्ट तरीकों का सहारा लेती आई है। Since it is a reality, whatever BR Patil has said, there is a corruption in the Congress DNA. You know, their leaders, they are on bail for the corruption. Our mother,
son-in-law, daughter, they're all in corruption. What happened in Haryana, in Vadra case, we all know that. Land grabbing. Their party itself is a corrupt party from the beginning. If you remember from the days of Krishna Menon in first Nehru government, there was corruption. From those days to these days, Congress party is known for the corrupt practices. And whatever Karnataka it is happening, it is not I am telling or BJP is telling. It is being mentioned or it is being claimed by Mr. B.R. Patil that there is huge corruption. There is no fund for the development of work. Mr. Rai Reddy, who is financial advisor, he has said there is the highest corruption and there is no money for the development. And no less than Home Minister, he has told that I don't have money and Siddharamanna means brother Siddharamaiah doesn't have money. N.Y. Gopal Krishna, we are not able to even construct this gutters and road. Many such examples are in front of us. Raju Kage, he has said, we have just become helpless MLAs under this government. They are all Congress party MLAs. Keeping all these in mind, Mr. Surjewala, he has come and he will create a fear psychosis for the Chief Minister, and then whatever he wants to do, he will do. और अब बढ़ते अगली खबर की ओर। एयर इंडिया विमान दुर्घटना पर सिविल अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर राकेश जोशी का बयान। सिविल अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर राकेश जोशी ने 12 जून को एयर इंडिया विमान दुर्घटना के बाद की स्थिति पर जानकारी देते हुए कहा कि घटना के बाद जो घायल और शव अस्पताल लाए गए उनका हमने पूरी सावधानी से प्रबंधन किया। डीएनए सैंपल पीड़ितों के परिजनों और शवों के लिए गए और उनका मिलान कराया गया। जब पहचान सुनिश्चित हुई तो परिजनों को सूचित कर शव सौंपे गए। जैसे मैं आपको बताऊंगा कि 12 जून को जो हादसा हुआ उसके बाद जिस हिसाब से इंजर्ड और उसके बाद जो डेड बॉडी हमारे पास आई थी उसका पूरा मैनेजमेंट हुआ कि रिलेटिव का सैंपल हुआ और बॉडी में से भी डीएनए लिए गए, दोनों का मैच हो गया और मैच होने के बाद जितने लोग आइडेंटिफाई हुए उनको बुला के सिविल हॉस्पिटल ने ऐसी व्यवस्था की थी कि अपनी तरफ से फ़ोन करके उनको उनकी कन्वीनियंस टाइम पे बुला के एक पीआरओ उनके साथ रह के वो सारी प्रोसेस हमने अरेंज की थी। 254 सैंपल डीएनए के लिए गए थे जो मैच हो गए। उसके अलावा 6 और लोग जिसको फेशियल आइडेंटिफिकेशन से मृतदेह दिया गया, तो ऐसे मिलाएंगे तो टोटल 260। पहला मृतदेह मैं कहूँगा कि पार्थिव देह उनके स्वजन को 14 जून को दिया था और आखिरी जो हमने दिया वो परसों दिया। कहने का मतलब 12-13 दिन के अंतर में सारे पार्थिव देह उनके परिवारजनों को दिया गया। सिर्फ पार्थिव देह नहीं, लेकिन मैं कहूँगा जितने लीगल डॉक्यूमेंट्स थे, पीएम रिपोर्ट्स, पुलिस इंक्वेस्ट, एफएसएल का रिपोर्ट, मैचिंग का रिपोर्ट, अगर कोई बाहर ले जा रहा है तो एम्बाल्मिंग का रिपोर्ट, अगर फॉरेन जा रहे हैं तो उसका कॉफिन क्लोजर रिपोर्ट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स और उसके बाद डेथ सर्टिफिकेट भी कॉरपोरेशन ने साथ में दिया। तो ये पूरा एक फाइल, उसके साथ उसकी बिलोंगिंग्स जो भी थे, गहने थे या कोई भी चीज़ थी, वो उसकी परिवार को सम्मान भेर दिया जाता था। उसका वीडियो रिकॉर्डिंग किया। फिर ये पार्थिव देह को एम्बुलेंस में रखने के बाद पुलिस वैन जो है वो पायलटिंग करती थी और पीछे एक फैमिली कार रहती थी जिसमें फैमिली मेंबर भी साथ में जाए। जो लोग घर पे जाते थे उनको बाय रोड उनके वहाँ पर भेज दिया गया वतन में। वहाँ भी कलेक्टर कचहरी और मामलतदार की कचहरी ने लास्ट रिचुअल करने के लिए पूरा सपोर्ट किया और जिन लोगों को एयरपोर्ट जाना था उनको एयरपोर्ट पे छोड़ा। जो लोग यूके जा रहे या किसी और देश में जा रहे थे तो उनका एक स्पेशल प्रोसीजर हुआ करता था जिसको हम बायोसीलिंग कहते हैं। तो वो बायोसीलिंग भी करके उसका उस बॉडी को हमने एयरपोर्ट पे ट्रांसफ़र किया। ऐसे लोगों के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी, साथ में एम्बेसी, यूके एम्बेसी से लोग थे और हमारी टीम सब ने मिल के एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम बनाया था जिसकी वजह से किसी स्वजन को कोई तकलीफ ना हो। यहाँ से पीआरओ लेके जाता था, साथ में रहता था और ये सारी प्रोसीजर इस हिसाब से कंप्लीट की है। मैं कहूँगा कि अपने गुजरात के ट्रेडिशन के हिसाब से सारे लोग
सिर्फ डॉक्टर नहीं, सिर्फ आरोग्य कर्मी नहीं, लेकिन पुलिस विभाग है, कॉरपोरेशन विभाग है, वो सारे लोगों ने मिलकर काम किया है। और सब लोग ऐसा चाहते हैं कि इनकी जो लॉस है वो तो हम रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, लेकिन उनको अपने स्वजन के पार्थिव देह लेने में किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो, ऐसा सोच के सब लोगों ने मिलकर बहुत ही अच्छा काम किया है। सारे डिपार्टमेंट के एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करके कम से कम समय में उनको स्वमान भर उनका स्वजन का पार्थिव देह देके एक सराहनीय काम किया है। हम सब उनके साथ हैं, उनकी संवेदना के साथ है। उनका जो लॉस हुआ है उसको तो हम रिप्लेस नहीं करेंगे, लेकिन हम उसके दुख में सहभागी रहेंगे और आशा रखेंगे कि ऐसा हादसा फिर से कभी ना हो। और आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बयान, आज का दिन हूल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज के दिन को लेकर एक महत्वपूर्ण बयान देते हुए कहा कि आज का दिन हूल दिवस के रूप में जाना जाता है। झारखंड के साथ साथ देश के विभिन्न राज्यों में भी यह दिन आदिवासी समुदायों और समाज के अन्य वर्गों द्वारा श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री सोरेन ने कहा कि यह दिन देश की आजादी के लिए लड़े गए ऐतिहासिक आदिवासी विद्रोह की याद दिलाता है, जिसमें सिदो कान्हू और अन्य वीरों ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ संघर्ष किया था। आज हूल दिवस के नाम से इस दिन को जाना जाता है। और झारखंड के साथ साथ पूरे देश के विभिन्न राज्यों में आज ये दिवस मनाया जा रहा है, आदिवासी समाजों के द्वारा, अन्य वर्गों के द्वारा। आज हम लोग यहाँ दिल्ली में आदरणीय विश्वगुरु शिबू सोरेन जी के स्वास्थ्य को लेकर कई दिनों से यहाँ पर हैं। आम वक्त में हर हूल दिवस के समय हम लोग पचकटिया और घुघनाडी साहिबगंज जिले में बड़े तादाद में हम लोग एकत्रित होते हैं और उनको याद करते हैं। सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो जानो के वो संघर्ष और वो जो राह आदिवासी समाज को दिखाया था, अपना हक अधिकार महाजनों के विरुद्ध जल जंगल जमीन की लड़ाई को लेकर, उनके पथ के एक सफल राही के रूप में आदरणीय विश्वगुरु शिबू सोरेन जी ने एक लंबा संघर्ष किया। आज उनकी स्वास्थ्य को लेकर प्रदेश के अंदर विभिन्न राज्यों में इनके स्वास्थ्य को लेकर लोग दुआ मांग रहे हैं और हम सभी लोग जो आदरणीय गुरु जी झारखंड के लिए एक छत्र छाया के रूप में स्थापित रहे हैं, वह पुनः हम लोग के बीच में स्वस्थ होकर आए, ये हम लोग कामना करें। और बढ़ते अगली खबर की ओर। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बयान, वक्फ कानून के बाद परमांडा समुदाय में जागरूकता बढ़ी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, वक्फ कानून के लागू होने के बाद परमांडा समुदाय में जागरूकता तेजी से बढ़ी है कि उन्हें भी वक्फ संपत्ति और उनसे होने वाली आय पर वैध अधिकार प्राप्त है।
पसमांडा शब्द उन 90% पिछड़ी ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदाय को दर्शाता है जो पहले वक्फ संपत्तियों के लाभों से वंचित थे। उन्होंने आगे कहा कि ये कानून इन पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्गों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और उन्हें समान अधिकार दिलाएगा। वक्फ कानून आने के बाद पासमानदा समाज के बीच ये जागृति आई है कि जो वक्फ के उनके संपत्ति हैं और उससे जो वक्फ के संपत्ति से आय आता है, पासमानदा यानी 90% पिछड़ा ओबीसी अकलियत भाई का उन पर अधिकार है और 90% पिछड़ा ओबीसी पासमानदा हमारे अकलियत भाई वक्फ के संपत्ति से वंचित रह जाते थे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट कहा कि सबका साथ सबका विकास, यानी जो हमारे 90% पासमानदा मुसलमान भाई हैं उनको वक्फ के संपत्ति का अधिकार मिले और इसके लिए सरकार प्रयासरत है। और अब वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे और देखेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तब तक के लिए आप जुड़े रहे मेरी सहयोगी शुभा के साथ और देखते रहिए MNS न्यूज टीवी। नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।